तो अब क्या हमारे पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बताइए इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है आपकी। हाँ जी बच्चे, बेटे व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मीनिंग होता है बताइए जरा। When the current carrying conductor is placed in a magnetic field, force is experienced, and if the wire, the conductor is free to move, then the force produces a motion. बेटे आप ये बताइए क्यों, इसमें रीजन क्या है, ये जो है करंट बेटे जब इसको रखते हैं तो इसमें फोर्स क्यों लगता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने बेटे हो सकता है बचपन में कभी खेल किया हो कि जैसे आप दो मैग्नेट लें, एक ये मैग्नेट लें दूसरी मैग्नेट ये लें, इस मैग्नेट को नीचे रख दें और उस मैग्नेट को हाथ में रखें और ये मैग्नेट यहां रखी हुई है। आपने देखा है जब हम ऊपर वाली मैग्नेट को घुमाते हैं तो उसके साथ में नीचे वाली मैग्नेट भी घूमती है। Yes, sir. हैव यू सीन दैट और नॉट। Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली बेटे, एक आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ा है कि नहीं Yes, sir. बेटे। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है बेटे, जो फोर्स आपस में विदाउट टचिंग भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स डाल सकते हैं। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या बेटा, दैट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब अर्थ के कॉन्टैक्ट में हम ना भी हो तो भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का। ऐसी बेटे जो जो मैग्नेट होती हैं, दो मैग्नेट को हम नजदीक में रख दें, देन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। वो मतलब क्या है बेटे, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास मैग्नेट ये रखी हुई है और दूसरी मैग्नेट ये रखी हुई है, इसका मैग्नेटिक फोर्स इसको अफेक्ट कर रहा है और इसका मैग्नेटिक फोर्स इसको अफेक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। Yes, sir. ये दोनों फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और उससे क्या होगा, एक तीसरा रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होता है। आपने बेटे क्लास 8 और 9th में पढ़ा होगा कि यदि दो या उससे ज्यादा फोर्स लगती हैं तो उनसे एक नेट फोर्स क्रिएट होता है। क्लियर। जैसे आपने Yes, पढ़ा sir. होगा बेटे कि मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी इधर लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। और दोनों फोर्स मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो फोर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मान लो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स का आप लोगों को नहीं सिखाया है, लेकिन किसी तीसरी डायरेक्शन में अब ये लगेगा फोर्स रिजल्टेंट। क्लियर। Yes, sir. जैसे मान लो बेटे दो परपेंडिकुलर फोर्स हो, जैसे एक फोर्स ऐसे है और दूसरा फोर्स ऐसे है, तो जो तीसरा फोर्स लगेगा वो इनके बीच की डायरेक्शन में लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब मान लो बेटे इनमें से कोई भी एक मैग्नेट मूव करने की पोजीशन में हो। अब जैसे आप अर्थ और कोई इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता आप देखते हैं, अर्थ मूव नहीं करती लेकिन वो अर्थ ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है। ऐसे बेटे यहां भी क्या है कि एक मैग्नेट मान लीजिए फ्री टू मूव है, तो वो क्या करेगी, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उस फोर्स की डायरेक्शन में वो मूव करेगी। क्लियर हुआ। हाँ जी बेटे। Yes, sir. अब आते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। मान लो बेटे ये हमारे पास मैग्नेट है, मान लो, ठीक है। और यहां हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है ये, जिसमें ये क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब हमको पता है कि बेटे जब करंट फ्लो करती है देन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये मैग्नेट है और मैंने इसको फ्री टू मूव ऐसे रख दिया। अब जब इस पेन में करंट फ्लो करेगी तो क्या करेगी, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब चूंकि ये पेन, अब एक जो हमारी जो दूसरी मैग्नेट है उसका भी अपना एक फोर्स है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो इससे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और सिंस दिस कंडक्टर इज फ्री टू मूव,
ये कंडक्टर मूव करने के लिए फ्री है, तो क्या करेगा, दिस कंडक्टर विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखिए बेटे ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। देखिए इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं करने हैं, बस सिर्फ इस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि इसका एक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द बी आई एल साइन थीटा। अब आप देखो बेटे, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है ना 10th में? Yes, sir. साइन थीटा मतलब थीटा हमारे पास जीरो हो या थीटा की वैल्यू जीरो हो, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया, साइन जीरो हो गया। Yes, sir. अब थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी बच्चे, बोलिए थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी? हाँ जी बेटे, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल जीरो कब होता है, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कब होता है वो? थीटा जीरो कब होगा, व्हेन बेटे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये होगी, और इसी डायरेक्शन में मान लो करंट भी फ्लो करती है, तो मतलब क्या होगा, तो इसके पैरेलल है, तो हमारे पास साइन जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो। उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। मतलब क्या है, इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, if the conductor is placed parallel to the direction of magnetic field, then this force will be zero। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखिए दूसरा क्या है बेटे, कि मान लो हम इसको परपेंडिकुलर रखें, जैसे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ऐसे हमने वो रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा हुआ है, मतलब ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यस सुनो बेटे, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया हमारे पास, Yes, sir. 90 90 degree. डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. 1। तो इस केस में एफ क्या हो गया हमारे पास, बी आई एल। मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। तो बेटे फोर्स मैक्सिमम कब होगा हमारे पास, जब बेटे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अब देखिए बेटे, अब मान लो कोई एंगल 0 और 90 के बीच में कहीं भी हो, तो क्या होगा फोर्स, ये हमारी मैंने आपको बता दिया, जब पैरेलल है तो जीरो वैल्यू है, 90 है तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब बिटवीन 0 और 90 कहीं भी एंगल होगा तो हमारा फोर्स क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही हमारा घूमता रहेगा। क्लियर? Yes, sir. मतलब मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच में हमारा ये होगा। बात समझ में आ गई है? Yes, sir. अब बेटे इसमें बी आई एल साइन थीटा में हमारा बी का मतलब क्या है, बी होता है बेटे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, आई होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, करंट कितनी है, एल क्या है बेटे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की कितनी लेंथ ली हुई है उस पर डिपेंड करेगा। और थीटा मैंने आपको बता दिया एंगल क्या होता है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मतलब क्या है बेटे, यदि आप इस फॉर्मूले से देखो तो हमारा फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, हमारा जो फोर्स है बेटे, जो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यहां ध्यान रखिएगा बी क्या है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा वाला बोलो बेटे, कंडक्टर वाला है या मैग्नेट वाला, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड किसका है, जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड देखना हमको ये ध्यान रखना बेटे, ना कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर जो हमने जो मैग्नेट लगाई हुई है उसकी है। क्लियर हुआ? Yes, sir.
मतलब क्या है कि जितना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट होगी उतना ज्यादा उसके अंदर हमारा फोर्स क्रिएट होगा, जितनी कम स्ट्रांग मैग्नेट होगी उतना हमारा फोर्स की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है बेटे हमारे पास, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। बात समझ में आया? Yes, sir. वायर और कंडक्टर आप इसको बोल सकते हैं। मतलब क्या है बेटे, कंडक्टर में हम ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक से हमारा फोर्स बढ़ जाएगा, कंडक्टर में कम करंट फ्लो कराएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? करंट के कम ज्यादा करने से फोर्स क्यों कम हो रहा है, बता सकते हो बेटे? कैन यू टेल मी कि बेटे कंडक्टर के करंट के कम या ज्यादा करने से हमारे पास क्यों हो रहा है ये फोर्स चेंज? हाँ जी बच्चे। Because magnetism changes. हाँ, बिकॉज ऑफ द दैट मैग्नेटिज्म इसमें हमारी कंडक्टर में चेंज हो रही है। अब बेटे रट्टा मारने की वजह लॉजिक सीख रहे हो बेटे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल के हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी तो हमारा ये क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा बताओ? कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पे फोर्स क्यों बढ़ेगा बेटे? व्हाट इज द रीजन? हाँ जी बच्चे, मेरी आवाज नहीं पहुंचती क्या? पहुंच रही है सर। तो बताओ, कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पे बेटे मैग्नेट ये हमारा फोर्स क्यों बढ़ेगा? बेटे जितना बड़ा कंडक्टर उतनी बड़ी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा नहीं होगा? Yes, sir. मतलब ज्यादा बड़ा कंडक्टर लेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, छोटा कंडक्टर लेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। होता है नहीं होता है बेटे? तो इसलिए जब Yes, ज्यादा sir. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी हमारी दूसरी वाली भी। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अब हमको बेटे डायरेक्शन फोर्स की चेंज करनी है। हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाउ टू चेंज और रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम कैसे कर सकते हैं? इसके हमारे पास दो तीन तरीके हैं, दो तरीके हैं बेसिकली। पहला, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. या हम क्या करें, बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और दोनों को रिवर्स कर दें तो क्या होगा बेटे, दोनों को रिवर्स करने पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। क्लियर? Yes, sir. हम कोई एक डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए पहले इतना रीड करो बेटे, पढ़ो। Force on current carrying conductor placed in a magnetic field. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. If the wire or conductor is free to move, this force can produce a motion in the wire or conductor. Reason: an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. The field exerts a force on the magnet placed near the conductor. In accordance with Newton's third law of motion, the magnet also exerts an equal and opposite force on the current carrying conductor. Thus, due to interaction between magnetic field due to current carrying conductor and the external magnetic field in which the current is placed, a force acts on conductor carrying current. This force makes the conductor move. बेटे समझ में आ गया आपको ये? Yes, sir. अब आगे पढ़ो। This force is maximum when the current carrying conductor is perpendicular to the direction of the magnetic field. This force is zero when the direction of current is parallel to the direction of the magnetic field. The direction of force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of magnetic field. So, the direction of force can be reversed by reversing the direction of current through the conductor or reversing the direction of magnetic field, that is, when poles of the magnet are reversed. वेरी, आगे पढ़िए। Mathematical formula to calculate force.
force is equal to BIL, where B is the strength of magnetic field, I is current in ampere, and L is length of wire or conductor in meter. Direction of current in wire is perpendicular to the direction of magnetic हाँ, force. अब बेटे रुको, अब हमें क्या करना है बेटे, इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए रूल कौन सा है? एक चीज ध्यान रखिएगा बेटे, एग्जाम में एक चीज का बहुत ध्यान रखना, अक्सर बच्चे उस चीज को गलती करते हैं, जितना आंसर है बेटे उतना ही आंसर देना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। क्लियर? जितना Yes, sir. आपसे पूछा गया है उतना ही लिख के आना है, बाकी एक्स्ट्रा मत लिखना, ये ध्यान रखना बेटे। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरे क्वेश्चन रुक सकते हैं, और इससे क्या जो है वो टीचर की भी अनोइंग हो जाती है, वो जो है फिर वो कहते हैं इसको मार्क्स कम दो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब बेटे जो है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए रूल है हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना बेटे, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। आपसे पूछे नेम द रूल, तो आपको सिर्फ नेम लिखना है। क्लियर हुआ? Yes, sir. और यदि आपसे लिखे स्टेट द रूल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्टेट द रूल में आपको नाम भी लिखना है और उसका स्टेटमेंट भी लिखना है, ये ध्यान रखिएगा बेटे आप इस बात को। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आया था भी एग्जाम में? राइट हैंड रूल के लिए आया था। क्या लिखा था, स्टेट लिखा था या नेम लिखा था? स्टेट। हाँ, तो क्या लिख के आए आप, पूरा स्टेटमेंट लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना बेटे, इस चीज को ध्यान रखना है कि स्टेट द रूल में आपको उसका पूरा स्टेटमेंट एज इट इज, मैंने ये जो लिखा हुआ है एज इट इज, ये एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ है, वो मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, और एज इट इज ही याद करना है इसको। क्लियर? यस सर। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। आपको मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है या इसको ब्लर को खत्म करूं? दिख रहा है सर। एक मिनट रुको, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। देखो, आपको मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है बेटे? यस सर। आपकी तरफ उल्टा आ रहा होगा। आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को, जैसे आप देखो ये मेरा फर्स्ट फिंगर है, ये मेरी सेंट्रल फिंगर है, और ये मेरा थंब है। आप ये देखो तीनों मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर किए हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। आप इस तरीके से स्ट्रेच करोगे। क्लियर? अब देखिए मतलब क्या, हमें क्या करना है, जब आपने स्ट्रेच करेंगे तो देखिए जो हमारा थंब है ये फर्स्ट फिंगर है, और ये हमारा क्या है, सेंट्रल फिंगर है। फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेंट्रल फिंगर किस डायरेक्शन में जाएगी, हमारी ये करंट की डायरेक्शन में। तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा फोर्स होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। तो इसको लिखेंगे कैसे, स्ट्रेच द thumb, first finger and the second finger or central finger of our left hand in such a way that all these three are mutually perpendicular to each other. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मीनिंग है? फर्स्ट फिंगर थंब के परपेंडिकुलर है, थंब सेंट्रल फिंगर के परपेंडिकुलर है, सेंट्रल फिंगर फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ? यस सर। देन द फर्स्ट फिंगर shows the direction of current, second finger or central finger shows the direction of, sorry, first finger direction of magnetic field, central finger direction of current, then the direction in which the thumb indicates show the direction of magnetic force. बात समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटे आपके, ठीक है? अब इसको पहले बेटे रीड करो ये। Fleming's left-hand rule for direction of force. It is used to find the direction of motion of a current-carrying conductor when placed in a magnetic field. According to this rule, stretch the thumb, forefinger, and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion of the force acting on the conductor. अब देखिए आपको मेमोराइज करने के लिए क्या करना है, आपको इसको मेमोराइज करना है तो क्या करना है, मेमोराइज करने के लिए आप ये देखिए बेटे, सी मीन्स करंट, और सी मीन्स क्या होता है, सेंट्रल फिंगर, है ना? यस सर। एफ मीन्स फील्ड, और एफ मीन्स क्या होता है, फर्स्ट फिंगर।
थंब, थंब में क्या आता है बेटे, यदि हम थंब की बात करें तो इसमें एक लेटर एम आता है, नहीं आता है? Yes, sir. एम का मतलब क्या है, मोशन, और मोशन हमेशा कब कहां होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमारी उस डायरेक्शन में क्या होगी, मोशन होगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया ये? Yes, sir. देखिए बेटे, इसको ऊपर से रीड करो इसको। To memorize Fleming's left-hand rule, forefinger and field both start with letter F, center finger and current both start with letter C, thumb represent motion or force, both contain letter M. अब ये देखिए बेटे, आपके सामने मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। पहला डायग्राम जनरली लिया हुआ है मैंने, तो आप ये पहले डायग्राम में आपने देखेंगे लेफ्ट हैंड का किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेच करके दिखाया हुआ है। सेकंड डायग्राम जो लिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में है। तो ये जो है, जब भी आपको बनाने हैं आप इन दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली Yes, क्या है sir. बेटे, यदि आप ये वाला डायग्राम बना दो, ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम, तो स्टेटमेंट के साथ एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए बेटे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बुक में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल बेटे क्या हो सकते हैं हमारे, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर, या एनी अदर Yes, चार्ज sir. पार्टिकल, और एनी अदर चार्ज पार्टिकल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे, Yes, sir. जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. तो ये बेटे अल्फा बीटा पार्टिकल होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स लगेगा वो हमको यहाँ निकालना है। तो बेटे जैसे मैंने बताया, एफ इक्वल टू क्या होता है, बी आई एल, ये हमारे कंडक्टर के ऊपर होता है। यदि हम आई इक्वल टू बात करें तो ये क्या होता है बेटे, क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी क्या है हमारे पास, टाइम। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हम इसकी जगह यहां रख दें तो एफ इक्वल टू बी इंटू क्यू एल अपॉन टी लिख दें। अब हम इसको एल अपॉन टी को ले लें। यहां पर एल से मीनिंग क्या है बेटे, यहां पर लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि हम इस केस में बेटे चार, इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन केस ऑफ पार्टिकल क्या होगा बेटे, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. मान लीजिए इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि इतनी इसकी लेंथ हो गई। और एल अपॉन टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास, और एल अपॉन टी इक्वल टू क्या, वी। वी मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, बी इक्वल टू बी क्यू बी। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला, एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे इस फॉर्मूले पे। मतलब क्या है बेटे, ये हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स डिपेंड करेगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा, सॉरी उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स होगा, और जितना कम चार्ज होगा उतना कम फोर्स होगा, और उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड या वेलोसिटी पे। क्लियर और नॉट? Yes, sir. इन तीन चीजों के ऊपर ये क्या होगा हमारे पास, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा। देखिए, हमारे पास यदि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज है, या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये देखना है हमको। यदि नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन हम क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी हमारी, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यदि मान लीजिए बेटे चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो करंट की डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे, ठीक उल्टी लेंगे।
लेकिन पॉजिटिव चार्ज के केस में बेटे जो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा वही डायरेक्शन हम करंट की लेंगे। क्लियर? तो Yes, यहां sir. पर हम बेटे करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है करंट हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है हम करंट उसकी सेम डायरेक्शन में हम लेंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बेटे हमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी इस केस में? जैसे मान लीजिए बेटे, जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ये, और यहां से हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल करता है और मान लीजिए ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया ये, तो यही हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हमारी क्या हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ ये फोर्स हमारे पास ये हो जाएगी। चलिए बेटे इसको पढ़िए, पढ़ो बेटे। Force experienced by a moving charged particle in the magnetic field. Force acting on a current carrying conductor F is equal to BIL. I current is equal to Q upon T, which is charge upon time. F is equal to BQ upon T into L is equal to BQ into L upon T is equal to BQV, where V is L upon T is equal to velocity of charged particle and L is distance moved by the charged particle in the magnetic field. This force is also called as the Lorentz force. This principle is used in accelerating charged particle accelerators like cyclotrons, etc. By convention, the direction of flow of positive charges is taken to be the direction of flow of current. So, the direction in which the positively charged particles, such as protons or alpha particles, etc., move will be the direction of electric current. The direction of electric current is taken to be the opposite to the direction of flow of negative charge. So, if we are given electrons, then the direction of electric current will be taken as opposite to the direction of flow of electrons. The direction of reflection of a current carrying conductor or a stream of positively charged particles or negatively charged particle tells us the direction of force acting on it. वेरी गुड। अब देखिए बेटे करेक्टरिस्टिक क्या होती है इसी मैग्नेटिक फोर्स की, ये हमको यहाँ देखना है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। ध्यान रखना बेटे, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो सिर्फ मूविंग चार्ज पे एक्ट करेगा, ना कि स्टेशनरी चार्ज पे एक्ट करेगा। बता सकते हो क्यों ऐसा है कि स्टेशनरी चार्ज पे क्यों नहीं एक्ट करेगा? वो रीजन बताओ बेटे। एनी क्लू? नो क्लू? No, sir. बेटे जब चार्ज मूव करता है तभी तो करंट फ्लो करती है। पढ़ा था ना, करंट क्या है? मोशन ऑफ चार्ज। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटे आपने Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी में? जब चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो करंट कहां से फ्लो करेगी? और जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो कोई इसके ऊपर दूसरा फोर्स ही नहीं लग रहा। क्लियर है नॉट? Yes, sir. बेटे यदि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में चार्ज भी जा रहा है तो उसके ऊपर कोई करंट कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है या किसी दूसरे डायरेक्शन से एंटर करता है तभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर? Yes, sir. तो बेटे मैग्नेटिक फोर्स यदि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उस केस में हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है? क्लियर? बेटे मैग्नेटिक फोर्स हमारा किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की क्या उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए बेटे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी तो इसका मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलरली आ रहा है वो। क्लियर? Yes, sir. और यहां पर बेटे जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के भी है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के भी। क्लियर? Yes, sir. और चलिए तो मैंने आपको समझा दिया है, इसको रीड करो। Characteristics of magnetic force. Magnetic force acts only on moving charges and not on stationary charges. No magnetic force acts on a charge if it is moving along the direction of magnetic field. The magnetic force F depends on the charge Q, velocity V, and the strength B of the magnetic field. That is, F is equal to QVB in case the direction of V is perpendicular to the direction of B. The direction of magnetic force is perpendicular to the direction of velocity of the charge and the direction of the magnetic field.
The magnetic force acting on a current carrying conductor placed perpendicular to the direction of magnetic field B is given by F is equal to BIL, where I is current flowing in the conductor and L is length of the conductor in the magnetic field. वेरी गुड. अब ये क्वेश्चन देखो सामने, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, क्या लिखा है. An electron enters a magnetic field at right angles to it as shown in the figure. The direction of force acting on the electron will be. मेरे नोट्स मत देखना, बगैर देखे आंसर बताओ ईमानदारी से. आपके बुक का क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आया भी हो शायद ये क्वेश्चन. डी इनटू द पेज. कैसे? Because the direction of the force is perpendicular to the magnetic field का direction. राइट लेफ्ट क्यों नहीं, आउट ऑफ द पेज क्यों नहीं, इनटू द पेज क्यों बेटे? इसके लिए Because आप direction जो of है current is taken opposite to the direction of the बेटे, motion इसके लिए of. आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड का यूज करिए. क्या करना है? लेफ्ट हैंड का. अब देखिए, ये हमारी क्या है, आपको वहां उल्टा दिखाई देगा तो आप उसको अपने आप समझ लेना मुझे उल्टा करना है. ये बेटे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, मैं अपनी डायरेक्शन में ऐसे ले रहा हूं, जो मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं. ठीक है, आप भी उसको उसी तरीके से समझना. ठीक है ना? हाँ जी बच्चे, मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? Yes sir. एक मिनट रुको जरा. हाँ, अब ठीक आ रहा होगा बेटे, अब आपको ठीक दिख रहा है? Yes sir. है ना? अब ये देखो बेटे, मैंने मिरर कर दिया इमेज को. ये देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो गई. ठीक है, अब करंट ऐसे आ रही है मेरी तरफ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो मुझे करंट को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा. करंट को क्या करना पड़ेगा, उल्टा, मुझसे दूर, मतलब लैपटॉप की तरफ मैंने कर दिया है. क्लियर और नॉट? Yes sir. अब थंब कहां जा रहा है, थंब नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है बेटे? Yes sir. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं. अभी तो कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है इसलिए फटाफट बता दिया आपने. ठीक है, तो ये नीचे की हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे या तो डाउनवर्ड या इनटू द पेज. क्लियर हो गया? Yes sir. पढ़ो. Into the page. Reason. The direction of force is perpendicular to the direction of magnetic field and current as given by Fleming's left-hand rule. Since the direction of current is taken opposite to the direction of motion of electrons, the force is therefore directed into the page. वेरी. ये सामने क्वेश्चन पढ़ो. In activity 13.7, how do we think the displacement of rod AB will be affected if current in the rod AB is increased? A stronger horseshoe magnet is used. The length of the rod AB is increased. ऑलरेडी मैंने फैक्टर समझाए हैं बेटे. करंट रॉड एबी में बढ़ जाए तो क्या होगा, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट ले लें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगी. जाएगा. फोर्स बढ़ने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा. फोर्स बढ़ने से क्या होगा, हाँ जी बेटे, फोर्स बढ़ने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा. डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा. अब क्या, लेंथ ऑफ द रॉड एबी इज इंक्रीज्ड, फोर्स विल बी मोर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर. डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर. वेरी गुड. इसको रीड कर लो बेटे. Force is directly proportionate to I. If current is increased, force acting on it will be increased, so there will be more displacement. Force is directly proportionate to B. As the value of magnetic field is increased, force will increase and more displacement in the rod AB. Force is directly proportional to B. As the value of magnetic field is increased, force will increase and more displacement in the rod AB. वेरी. ये चीज समझ में आ गई आपको? Yes, sir. तो आज हम यहीं तक ही करेंगे.